जय श्री कृष्णा। इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स में हम सैलरीज, वेतन वाले चैप्टर की स्टडी कर रहे थे। किसी कारण से कुछ गैप अधिक लग गया, इसलिए नया वीडियो लाने में समय लग गया। आज हम पिछले वीडियो के क्रम में बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस और एंटरटेनमेंट अलाउंस की स्टडी करेंगे। हम अपना लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड करें और अपलोड करें। आपको ये कहना चाहेंगे कि आप इनकम टैक्स के सारे वीडियोस को शुरू से लास्ट तक देखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इसका नतीजा यह होगा कि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा आपको उसकी इंफॉर्मेशन समय पर मिल जाएगी। अपने फ्रेंड्स को जिनके इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स या इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस है, वो चाहे जिस स्टैंडर्ड पर पढ़ रहा हो, आप उसे शेयर करें। टॉपिक से संबंधित आपकी जो क्वेरी है उसे कमेंट बॉक्स में डालें। हम टू द पॉइंट बात करते हैं। एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से केवल बेसिक सैलरी ही रिसीव नहीं होती है, उसके अलावा उसके सैलरी पैकेज में कई दूसरी आइटम्स, कई दूसरी इनकम्स, कई दूसरी फैसिलिटीज भी एम्प्लॉयर के द्वारा दी हुई होती है। हम उसी क्रम में आपको बताने जा रहे हैं। बेसिक सैलरी के बाद में बोनस आता है। ये बोनस किसी कार्य के प्रति नहीं दिया जाता। बोनस जब नॉर्मल से ज्यादा एम्प्लॉयर को प्रॉफिट होता है, एम्प्लॉयर उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपने एम्प्लॉइज को देता है।
बोनस कहलाता है। बोनस एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉय को एनकरेज करने के लिए भी दिया जाता है। बोनस एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉय को कार्य के प्रति और कंपनी के प्रति लगाव बना रहे, इसलिए भी दिया जाता है। बोनस गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक या किसी नियम के तहत भी दिया जा सकता है। अब सवाल हुआ कि पहली बात, जो बोनस मिलता है वह टैक्सेबल होता है या टैक्स फ्री? बोनस कर योग्य होता है। चाहे जिस रूप में उसे बोनस मिले। अगर हमें क्वेश्चन में अपनी प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि he or she is getting bonus from her or his employer, then the bonus amount which is received by the employee will be taxable, और taxable होगी, एग्जैम्प्ट होने का सवाल ही नहीं होता। दूसरी बात है कि बोनस किस आधार पर मिल सकता है। बोनस मासिक यानी कि मंथली बेसिस पर, वार्षिक एनुअल बेसिस पर, और वेतन के प्रतिशत आधार पर मिलता है। मासिक जैसे हमें क्वेश्चन में दिया 2 माह के मूल वेतन के बराबर। वार्षिक हमें क्वेश्चन में दिया 20,000 रुपए वार्षिक। प्रतिशत वेतन के प्रतिशत आधार पर हमें क्वेश्चन में दिया कि मूल वेतन के 40% के बराबर कर्मचारी को बोनस मिलता है। चाहे जिस आधार पर, चाहे मंथली बेसिस हो, एनुअल बेसिस हो या परसेंटेज बेसिस हो, एक्चुअल बोनस टैक्सेबल होता है। ग्रोस सैलरी में उसे हम इंक्लूड करते हैं। कमीशन, कमीशन भी एक प्रकार की प्रोत्साहन राशि होती है। कमीशन भी एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो मिलता है वो टैक्सेबल होता है, कर योग्य टैक्सेबल होता है। दूसरी बात यह भी मासिक, वार्षिक या वेतन के प्रतिशत आधार पर या बिक्री सेल्स के प्रतिशत आधार पर। तो जो कमीशन है वो कमीशन भी एक्चुअल कमीशन जो एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर से रिसीव किया है वह कमीशन टैक्सेबल होता है। चाहे कमीशन मंथली बेसिस पर हो
एनुअल बेसिस पर हो, परसेंटेज बेसिस, सैलरी का भी परसेंटेज हो सकता है और सेल्स का भी परसेंटेज हो सकता है। जो एक्चुअल कमीशन मिलता है वह है टैक्सेबल। अगले नंबर पर हम लेते हैं अलाउंसेस। अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सैलरी, वेतन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है इस अलाउंसेस। हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो या प्राइवेट सेक्टर्स हो, कंपनी हो या और कोई एम्प्लॉयर हो, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी नाम से एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 1, 2 या अधिक अलाउंसेस किसी पर्टिकुलर आइटम के को कंपनसेट करने के लिए देता है। इनकम टैक्स एक्ट में अलाउंसेस को 3 भागों में बांटा गया है। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, पूर्णतया कर मुक्त भत्ते। सेकंड, पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, आंशिक कर मुक्त भत्ते। और थर्ड होता है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। हम यहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट अलाउंसेस है, क्योंकि ऑनलाइन आप मुझे सुन रहे हैं, YouTube चैनल पर आप मुझे देख और सुन रहे हैं, तो ज्यादा बारीकियों में जाने का मतलब तो यह होता है कि कम से कम 1.5 से 2 साल तक हम इस पेपर को करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तब तक एग्जाम कब के ही हो चुके होंगे। तो जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, मेजर एंड इंपॉर्टेंट पार्ट्स इस लेसन में है और आगे भी जो चैप्टर्स होंगे उनके होंगे, वो मैं आपको हर हालत में बताऊंगा। आप इजीली ग्रेजुएशन लेवल तक और पोस्ट ग्रेजुएशन तथा जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस है उनके भी इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इजीली कर सके। इट्स माय प्रॉमिस। मैं आपको हकीकत में बयान कर रहा हूं। हम यहां अलाउंसेस की इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली एक एक करके अलाउंस लेंगे, आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे। सबसे पहला जो भत्ता हमने यहां आपको समझाने, हम आपको समझाएंगे, वो है हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता। सवाल होता है ये क्या होता है? क्या प्रोविजंस इनकम टैक्स में दिए गए हैं इसके? जब तक आपके जहन में, आपके दिमाग में इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा, इस प्रकार की क्वेरी नहीं आएगी, इनकम टैक्स के प्रोविजंस
किसी भी हाल में आपको समझ में नहीं आएंगे। अपनी गलत फहमी दूर कर लेना। आप चाहे क्लास के रैंकर रहे हो, यूनिवर्सिटी या बोर्ड के रैंकर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 36% मार्क्स या 40% मार्क्स लाना बड़ा मुश्किल होता है इनकम टैक्स में। आप अपने आप को उसमें खो देंगे। तो फिर समझिए यहां पर कि एक एम्प्लॉई अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर दूसरी जगह किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाता है। भाई काम करने के लिए जाता है तो वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करेगा। उसे अपने आप को रहने के लिए, अपने परिवार को रखने और रहने के लिए जगह तो चाहिएगी। तो वो जगह कहां से आएगी उसके पास में? या तो एम्प्लॉयर अपना खुद का मकान प्रोवाइड कर दे, जिसे हम हाउस फैसिलिटी कहते हैं, और आगे जाकर हम इसकी स्टडी करेंगे अनुलाभों में, परक्विजिट्स में। या बाद में वो एम्प्लॉई है, वो सिटी में, टाउन में, जहां उसका जॉब लगा है, किराए का मकान लेगा। अब किराए का मकान लेगा तो भाई मेरे वो किराया भी तो लगेगा ना उसका महीने का। कहां से लाएगा? वो अपनी सैलरी में से ही तो देगा। अब मुंबई में किसी की नौकरी लगी, 50,000 रुपए उसकी सैलरी तय हुई, बस कहा हम आपको 50,000 रुपए दे देंगे। अच्छा भैया, गए मकान देखने के लिए, मालूम पड़ा कि एक रूम छोटा सा 15,000 रुपए महीने पर है, उससे छोटा कोई मिल ही नहीं रहा है। आप 15,000 रुपए उसके मकान के किराए के देते तो आपकी सैलरी तो 35,000 रुपए रह गई। 50,000 कहां से हुई? और आप अपने नेटिव प्लेस पर 40,000 रुपए सैलरी पर वर्क कर रहे थे, या आपको जॉब मिल रहा था? भाई मुझे बताइए, आप मुंबई क्यों जाएंगे? तो इसलिए चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो अपने एम्प्लॉय जो मकान किराया लेकर रह रहा है उसको कंपनसेट करता है। एम्प्लॉयर उसे कंपनसेट करता है, और कंपनसेट करने के लिए उसे जो अमाउंट दी जाती है, मकान किराए की राशि को कंपनसेट करने के लिए जो अमाउंट उसे दी जाती है, यही हाउस रेंट अलाउंस कहलाती है। फिर क्वेश्चन कि क्या हर एम्प्लॉयर देता है? नो। एज पर नॉर्म्स, एज पर टर्म्स, एज पर रूल्स, जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तो मिलता ही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। जनरली इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन जनरली हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है कि कोई देता है, कोई नहीं देता है, या कोई हाउस रेंट अलाउंस की जगह मकान की फैसिलिटी दे देता है। तो सवाल है कि वेदर इट इज टैक्सेबल और नॉट, यह कर योग्य है या नहीं। यहां हम आपको कहना चाहेंगे कि हाउस रेंट अलाउंस पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट होता है। आप कहेंगे कैसा, कैसे सर? यदि एम्प्लॉई किराए के मकान में रहता है और किराया चुकाता है, देखिए वापस सुनिए,
एम्प्लॉई किराए के मकान में रहता है और किराया चुकाता है तथा उसे अपने एम्प्लॉयर से HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है। तो सबसे पहले ग्रॉस सैलरी के रूप में इनर कॉलम में आप हाउस रेंट अलाउंस की अमाउंट दिखाएंगे। मान लो एक बार 4,000 रुपए महीने के हिसाब से हाउस रेंट HRA मिल रहा है तो 12 चौक 48,000 रुपए हो गए। या आप इनर कॉलम में अमाउंट के इनर कॉलम में आप 48,000 HRA लिखें। देन उसके बाद में लेस घटाएंगे आप उसमें से। देखो मैं 3 पॉइंट बोलूं, आप इसे बार बार सुनिएगा। पहला एक्चुअल HRA, वास्तविक मकान किराया भत्ता जो उसे मिला है, अर्थात 48,000। सेकंड के 2 पार्ट किए। यदि एम्प्लॉय को HRA मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई, इन 4 जगहों में से किसी जगह के लिए मिला है तो 50% ऑफ हिज सैलरी, उसकी सैलरी के 50% के बराबर अमाउंट लेंगे सेकंड पॉइंट। लेकिन ध्यान रखिए, फर्स्ट पॉइंट की जो अमाउंट है उसके बाद में और अथवा लगाएंगे आप, तब सेकंड पॉइंट की अमाउंट लिखेंगे। यहां दूसरी बात यह ध्यान में रखने की है कि भाई इंडिया में केवल ऐसा तो है नहीं कि 4 ही सिटीज है, दुनिया भर की सिटीज। तो दूसरे पॉइंट का सेकंड पार्ट है कि रिमेनिंग सिटीज या टाउन्स में यदि HRA मिलता है तो उस HRA के लिए हम वेतन का 40% ऑफ सैलरी लेंगे। ये सेकंड पॉइंट में सेकंड जो कंडीशन है, जो सेकंड केस है उसमें। अब फिर वापस और लगाएंगे, देन मेन थर्ड पॉइंट लेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, इसे ध्यान से सुनिए। excess of rent paid over 10% of salary, वेतन के 10% से अधिक चुकाया गया किराया, वेतन के 10% से अधिक चुकाया गया किराया, ये लेंगे। इसको हम एक फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये थर्ड पॉइंट हो गया। तो पहला पॉइंट अपना क्या रहा, एक्चुअल HRA। दूसरा पॉइंट आइदर 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ 4 सिटीज, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई, और इन केस ऑफ अदर cities, towns, villages 40% ऑफ सैलरी, और थर्ड पॉइंट है एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। इन तीनों अमाउंट में जो कम अमाउंट होगा, सबसे कम अमाउंट होगा, विच एवर इज लेस, विद इन द ब्रैकेट हम लिखेंगे विच एवर इज लेस। यह अमाउंट आप जो फर्स्ट लाइन में आपने लिखा था HRA 48,000, उसके ठीक नीचे इनर कॉलम में आपसे मैंने कहा था कि 48,000 रुपए जो उसने रिसीव किए वो लिखेंगे, उसके ठीक नीचे लिखेंगे सपोज करो ये 36,000 आते हैं, तो
48,000 में से 36,000 को माइनस करेंगे, 12,000 टैक्सेबल होंगे। 36,000 जो इनर कॉलम में आए हमारे पास में, 3 पॉइंट में जो व्हिचएवर इज लेस था वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। सपोज करो वो 48,000 आ जाते मान लो, तो 48,000 माइनस 48,000 तो एग्जाम्प्ट होल अमाउंट हो गई उसकी, और टैक्सेबल अमाउंट नील, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आप देखिए इसमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं और आपके सामने आएंगे भी कि जब एचआरए तो मिल रहा है एम्प्लॉय को, बट द एचआरए इज नॉट एग्जेक्टेड। भाई क्यों? यदि एम्प्लॉय अपने खुद के मकान में रहता है, यदि एम्प्लॉय अपने स्पाउस यानी जीवन साथी के मकान में रहता है, यदि एम्प्लॉय अपने बच्चों के मकान में रहता है, यदि एम्प्लॉय अपने पेरेंटल हाउस पैतृक मकान में रहता है, यदि एम्प्लॉय एक ऐसे मकान में रहता है जहां उसे किराया ही नहीं देना पड़ रहा, मैं वापस बोल रहा हूं, खुद के मकान में रहता है, जीवन साथी के मकान में रहता है, बच्चों के मकान में रहता है, पैतृक मकान में रहता है, या ऐसे मकान में रहता है जहां उसे किराया ही नहीं देना पड़ रहा, तो जब वो किराया दे ही नहीं रहा है तो ऐसे केस में इनकम टैक्स में प्रोविजन है कि एचआरए की कोई भी अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं होगी, तो उसे जो 48,000 मिला वो 48 का 48,000 टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जैसे सपोज करो आपको दिया हुआ है कि वह अपने पैतृक मकान में रहता है, आप सोचोगे कि डायरेक्ट ये कह देगा कि वो तो आप उसको एग्जेम्प्ट कर दीजिए, नो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा क्वेश्चन 2 या 3 बार पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद में आप सॉल्यूशन देते हैं उसका, तो वहीं पर आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा, यह मानते हुए कि वह अपने पैतृक मकान में रहता है, सेकंड लास्ट लाइन में या लास्ट लाइन में लिखा हुआ होगा, आप उसकी टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट कंप्यूट कीजिए। तो ऐसे केस में जब हमें हिंट मिल चुका है तो हम 48,000 डायरेक्ट एचआरए टैक्सेबल कर दे। दूसरी बात है, यहां हमने देखा कि सैलरी का 50%, सैलरी का 40%, सैलरी का 10%, तो ये सैलरी कौन सी लेंगे हम यहां पर? देयर इज ए क्वेश्चन कि हम यहां पर सैलरी कौन सी लेंगे। तो यहां जो हम सैलरी लेंगे इसमें बेसिक सैलरी, और यदि सर्विस कंडीशंस में, सेवा की शर्तों में, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जो आगे हम बताएंगे, उसे शामिल किया गया है वेतन में। इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय डियरनेस पे, ये भी शामिल किए जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ होगा कि डीए का 50% सेवा शर्तों के अनुसार है, यानी कि वो प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी, इनके कंप्यूटेशन के काम आता है, तो हम डीए का 50% ही लेंगे। और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम डीए को इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल बेसिक सैलरी लेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे हमने यहां पर कमीशन देखा, और कमीशन में लास्ट वाला लिखा बिक्री के प्रतिशत आधार पर, तो अगर एम्प्लॉय को सेल्स के परसेंटेज के रूप में, यदि एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉय से सेल्स का एक सर्टेन परसेंटेज कमीशन मिलता है, तो चाहे कुछ लिखा हुआ हो या नहीं हो, जैसे 20 लाख रुपए का 2% कमीशन उसे दिया जाता है, तो जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट भी हम इस पर्पज के लिए सैलरी में इंक्लूड करेंगे। तो सैलरी में इंक्लूड करने वाली बात कौन सी होगी? जो 50, 40, 10% के लिए हम सैलरी में इंक्लूड करेंगे बेसिक सैलरी, डीए तब जबकि वो सर्विस कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो, और यदि कमीशन सेल्स बेसिस पर मिलता है, सेल्स के एक सर्टेन % के रूप में मिलता है, उसे हम इंक्लूड करेंगे।
ये HRA के बारे में हमने बताया। आप ये मत सोचिए कि केवल हमने लेक्चर दिया है, अगला वीडियो जो होगा उसमें हम बोनस, कमीशन, HRA इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सवाल लेंगे। क्यों? कि जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, भाई आपको समझ में कैसे आएगा। अगला बिंदु हमारा है, अगला पॉइंट हमारा आज का लास्ट पॉइंट है एंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन भत्ता। व्हाट इज दिस? क्या एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कहता है कि भाई तुम एंटरटेन करो? नो, नेवर। कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जॉब के अलावा कोई काम करने के लिए नहीं देता। ऐसे नहीं कहता कि तुम एंजॉय करो। लेकिन यदि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कहता है कि अपने जो कस्टमर्स आते हैं उनके एंटरटेनमेंट पर जो खर्चा होता है आप कीजिए, हम उसको कंपनसेट करेंगे, मीट आउट करेंगे, और एक सर्टेन अमाउंट उसको दी जाती है। किसके लिए दी जाती है? नियोक्ता के ग्राहकों के मनोरंजन के लिए जो कंपनसेट की जाने वाली राशि भत्ते के रूप में दी जाती है उसे हम एंटरटेनमेंट अलाउंस कहते हैं। अब सवाल हुआ कि क्या यह टैक्सेबल होता है या टैक्स या एग्जेम्प्ट होता है या डिडक्टिबल होता है? देखिए एक शब्द और आ गया, डिडक्टिबल, डिडक्शन। तो यहां आप एक चीज को ध्यान में रखिए। सबसे पहले तो एंटरटेनमेंट अलाउंस एम्प्लॉय को जो रिसीव हो रहा है, होल अमाउंट यू विल बी इंक्लूडेड इन ग्रोस सैलरी। पूरी की पूरी रकम को आप वेतन से सकल आय में शामिल करेंगे। सपोज करो 5,000 पर मंथ उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, तो 60,000 होल अमाउंट विल बी इंक्लूडेड इन ग्रोस सैलरी। उसको ग्रोस सैलरी में इंक्लूड करेंगे। जब हम ग्रोस सैलरी, टोटल ग्रोस सैलरी कंप्यूट कर लेंगे, तब उसके बाद में कुछ डिडक्शंस का प्रोविजन है। तो ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी से टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट करने के लिए कुछ डिडक्शंस दी जाती है। उसमें सेकंड नंबर का डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) धारा 16(2) के अंतर्गत दी जाती है, जिसे मनोरंजन भत्ते की कटौती कहते हैं। डिडक्शन रिगार्डिंग एंटरटेनमेंट अलाउंस। क्या और कितनी मिलती है? पहली बात, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ भी नहीं मिलती है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है वो टैक्सेबल तो होगा, ग्रोस सैलरी में इंक्लूड होगा, लेकिन डिडक्शन नाम की चीज सेक्शन 16(2) में नहीं। बात खत्म हो गई इसकी। लेकिन यदि वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसे एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, तो उसे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) जरूर मिलेगी। फिर क्वेश्चन होता है कि भाई कितनी मिलेगी? फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस और सेकंड पॉइंट 1/5 ऑफ सैलरी, 20% ऑफ सैलरी। सिक्स पॉइंट, सॉरी, थर्ड पॉइंट और 5,000 रुपीज। मैं रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस। सेकेंड पॉइंट, 1/5 ऑफ सैलरी और 20% ऑफ सैलरी। और थर्ड पॉइंट है ₹5,000 विच एवर इज लेस। मान लो इसमें 5,000 रुपए आ रहे हैं, तो डिडक्शन केवल अंडर सेक्शन 16(2) 5,000 रुपए की मिलेगी। यहां फिर एक क्वेश्चन, 1/5 ऑफ सैलरी या 20% ऑफ सैलरी का मतलब क्या है? यानी कि कौन सी सैलरी है? हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अपनी नोटबुक में
सबसे पीछे पीछे पेज पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए सैलरी से आशय, मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर वेरियस पर्पजेज, टाइटल लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे और उसमें आप, जैसे अभी मैंने एचआरए में बताया सैलरी, अभी अब आपको बता रहा हूं एंटरटेनमेंट अलाउंस के पर्पज के लिए सैलरी, और ना मालूम कितनी जगह ये सैलरी आएगी और उसमें अलग अलग आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह से हमने क्या पाया कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सेक्शन 16(2) की डिडक्शन नहीं मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। जो 3 अमाउंट होती है उसमें से जो सबसे कम होती है। सैलरी से मतलब यहां पर होता है ओनली एंड ओनली बेसिक सैलरी। इसमें किसी प्रकार का भत्ता, बोनस, कमीशन कुछ भी या अनुलाभ, सुविधाएं कुछ भी शामिल नहीं किया जाता है। और इस तरह से एंटरटेनमेंट अलाउंस भी कंप्लीट हो गया। आज के वीडियो के लिए हमने आपको बताया, बोनस बताया, कमीशन बताया, भत्ते में मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस बताया, मनोरंजन भत्ता, एंटरटेनमेंट अलाउंस बताया। मुझे उम्मीद है कि आप इसे खूब अच्छे से देखेंगे। देखने के साथ साथ मैंने आपको कहा, मैं फिर आपको याद दिला देता हूं कि आप पहली बात पूरा देखें, दूसरी बात इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, तीसरी बात अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर इसे शेयर करें, और चौथी बात है कि अगर आपका कोई कमेंट हो, अपनी कोई क्वेरी हो तो जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।